गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंटिंग बाय मी सुप्रिया श्रीवास्तव। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स the metal is at the center of the octahedron and the ligand are at the 6 corners. The direction x, y and z point to 3 adjacent corner of the octahedron. मेटल जो है वो सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ 6 लिगेंड्स होते हैं जो कि x, y, z इन एक्सिस पे रहते हैं। Okay. The lobes of the Eg orbital dx square minus y square and dz square point along the axis x, y and z. जो लोब्स होते हैं Eg orbital के लोब्स dx square minus y square and dz square वो x, y, z के along रहते हैं। Okay. The lobes of the T2G orbital dxy, dxz and dyz point in between the axis. और जो लोब्स होते हैं T2G ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वो dxy, dxz and dyz के बिटवीन द एक्सिस होते हैं। It follow that the approach of 6 ligands along the x, y, z माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। तो जो लिगैंड होते हैं वो 6 एक्सिस से मेटल को अप्रोच करते हैं। कौन कौन से 6 एक्सिस? एक्स, वाई, जेड एंड माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। डायरेक्शन विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल which point along the axis. ये क्या होते हैं? along the axis होते हैं। Eg ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, कौन कौन से लोब्स? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर वो along the axis होते हैं। much more than it increases the energy of the dxy, dxz and dyz orbitals. तो ये इनका एनर्जी कैसा होता है? ज़्यादा होता है बजाय किसके? dxy, dxz एंड dyz ऑर्बिटल के, क्योंकि ये कैसे होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। Thus, under the influence of an octahedral ligand, filled the d orbital split into 2 groups. तो ये इस एनर्जी डिफरेंस के कारण हमारे जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल में? T2G ऑर्बिटल एंड Eg ऑर्बिटल। जहाँ पे T2G ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है एंड Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द Eg ऑर्बिटल आर प्लस 0.6 डेल्टा नॉट अबाउ द एवरेज लेवल and the T2G orbitals are minus 0.4 delta naught below the average. तो यहाँ Eg ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट है। यहाँ पे प्लस जो है वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसको ये साइन को बता रहा है। एंड T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट बता रहा है। यहाँ पे माइनस ये बता रहा है कि ये T2G की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके तो इसकी एनर्जी Eg की एनर्जी कैसी है? ज़्यादा है, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट एंड T2G की एनर्जी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट है। ओके द साइज ऑफ द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड Eg लेवल कैन बी मेजर्ड बाय ईजली बाय रिकॉर्डिंग द UV विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो T2G और Eg की जो एनर्जी गैप है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको हम UV विजिबल स्पेक्ट्रम के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो dxy, dyz एंड dxz इसका जो हम डायग्राम देखते हैं तो देखो ये कैसे है? बिटवीन द एक्सिस है। ओके
बिटवीन द एक्सिस है, डी एक्स वाई के भी बिटवीन द एक्सिस है, डी वाई जेड के भी बिटवीन द एक्सिस है लोब सारे, एंड डी एक्स जेड के भी लोब्स कैसे हैं, बिटवीन द एक्सिस है। ओके लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस है। डी जेड स्क्वायर के भी जेड एक्सिस पे हमारा लोब प्रेजेंट है। ओके तो कारण क्या है, इसकी एनर्जी ईजी की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। कारण ये है, पहले भी मैंने बताया है कि जो लिगैंड होता है वो कैसे होता है, एक्सिस से, डायरेक्ट एक्सिस से अप्रोच करता है मेटल के लोब्स के या मेटल के इलेक्ट्रॉन को। एंड डी जेड स्क्वायर में भी देखो डायरेक्ट एक्स एक्सिस से ही लिगैंड जो है वो अप्रोच करता है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच करने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी कैसी होगी, ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो लो हो जाएगी। ओके नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है वो डीजनरेट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हमारे ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल को जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है T2G सेट और दूसरा होता है EG सेट। T2G सेट्स पे हमारे 3 ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। वहीं EG के ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अभी हम इसका एनर्जी डिफरेंस देखते हैं। तो EG का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो +3/5 डेल्टा नॉट और T2G का जो एनर्जी डिफरेंस है वो -2/5 डेल्टा नॉट। ओके और ये जो है हमारा टोटल एनर्जी वो डेल्टा नॉट है। ठीक है, हम इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू को डिस्कस करते हैं। देखो ये प्लस जो है आपका वो एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो माइनस है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/5 कहाँ से आया, 3/5 ये जो 3 है वो T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, एंड 5 टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो +3/5 हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.6 डेल्टा नॉट। ओके तो ये हम यहाँ से हमारी ये EG की वैल्यू निकल गई। ओके अब वहीं पे हम T2G का डिस्कशन करते हैं। तो देखो T2G माइनस, मैंने पहले ही बताया कि ये डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2/5 कहाँ से आया, तो 2 जो है वो EG की ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ EG ऑर्बिटल, एंड 5 जो है वो टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो -2/5 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -0.4 डेल्टा नॉट। यहाँ पे ये प्लस आएगा। ओके तो ये हमारा हो गया, वैल्यू निकल गई। अब ये जो इसको टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है 10 डेल्टा नॉट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, CFSE वैल्यू, CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके अब ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है तो हम इसको समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो T2G ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी एनर्जी देखो लो है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में फिल होगा। तो जैसे ही T2G, ये हम T2G ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया,
लिगैंड का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे ही यहाँ पे आएंगे, लिगैंड का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वैसे ही यहाँ से एक एनर्जी रिमूव होगी। ओके, T2G से एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वहीं जब Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है ये क्या होगी, अब्जॉर्व होगी। एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्व होगी। ठीक है, यहाँ मैं एनर्जी लिख देती हूँ। एनर्जी क्या होगी, ये अब्जॉर्व करेगी, और ये एनर्जी क्या होगी, T2G। ये T2G ऑर्बिटल हो गया और ये Eg ऑर्बिटल हो गया। ठीक, तो T2G ऑर्बिटल क्या करेगी, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में लेगी, वैसे ही यहाँ से एनर्जी जो होगी वो रिमूव होगी। एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। और Eg ऑर्बिटल में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्व होगी। तो Eg की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और T2G की एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यही है CFSE। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जिस कॉम्प्लेक्स की, कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स है, सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं Ml6 जो भी, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सपोज जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी यदि CFSE एनर्जी हाई होती है तो ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE एनर्जी ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके।